अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक स्टार्ट की हुई है और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिया हुआ है। उन चैप्टर्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास है काइनेमेटिक्स, इस चैप्टर का आपको पता है कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे, पहले 8, जिनमें स्केलर वेक्टर्स वगैरह, वेक्टर की एडिशन थी, रिजल्टेंट वेक्टर, हेड टू टेल रूल वगैरह था। तो ये सारा कुछ हमने ग्राफ्स वगैरह देखे थे, ये क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देखे थे। तो ये आप लोगों का कल का लेक्चर था। आज का लेक्चर हमारा टॉपिक नंबर 2.2 और टॉपिक नंबर 2.3 होगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स होंगे जिनमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 2.2 जो कि है रेस्ट एंड मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता होता है बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में, कि आपने इन दोनों में फ़र्क लिखना होता है। और फ़र्क आपको पता है हमेशा हम लाइन लगा कर ही लिखते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ नोट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने इसका डिफरेंस कैसे लिखा। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो पहले आप रेस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों की एग्जांपल लिख देंगे। ठीक है, खाली डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हमें एक ही नंबर मिलता है, इसके साथ हमें कोई एडिशनल पॉइंट लिखना पड़ता है जिनमें एग्जाम्पल, फार्मूला, यूनिट, इस तरह की कोई चीज़ आ जाती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी does not change its position with respect to its surroundings it is said to be at rest। कि अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो तो वो जिस्म रेस्ट की हालत में कहलाता है, साकिन होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है, जिस तरह यहाँ पर ये रजिस्टर भी पड़ा हुआ है, बेशक इस रूम के अंदर और भी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन बाकी चीज़ें वो इसके लिए ऑब्जर्वर हैं। उनके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर रेस्ट की हालत में एक जगह के ऊपर ठहरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको जैसे ही हिलाऊंगा तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगी कि रजिस्टर मोशन कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये रेस्ट होता है। इसके अलावा मोशन इसका उल्टा होता है, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन को चेंज करे इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक, अपने ऑब्जर्वर्स के मुताबिक, तो वो जिस्म मोशन की हालत में कहलाता है। तो बिल्कुल आसान सी ये दोनों डेफिनेशन हैं। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि रेस्ट का मतलब यही होता है जब कोई बॉडी रुकी हो, और मोशन का मतलब हरकत होता है। ठीक है, यानी मूव करना। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिख लें कि अ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर ही इज़ एट रेस्ट। तो अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट को हम सड़क के ऊपर देखें, अगर वो खड़ा हुआ है, बस मोटरसाइकिल चल नहीं रही, बस वो सड़क के ऊपर किसी जगह पे खड़ा हुआ है, तो उसको देखने वाले लोग कैसे देखेंगे कि वो एक जगह पर रुका हुआ है और रेस्ट की हालत में है। तो इसी तरह अगर इफ़ अ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ ड्राइविंग ऑन द रोड अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर ही इज़ इन मोशन। तो अगर वो ड्राइव करना शुरू कर दे, यानी मोटरसाइकिल को चलाना शुरू कर दे, तो फिर क्या ऑब्जर्वर देखेंगे कि वो मोटरसाइकिलिस्ट मोशन की हालत में है, अब वो मूव करने लग पड़ा है। तो इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बिल्कुल इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है, ये यहाँ तक हमने रीड कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज़ रिलेटिव, एक्सप्लेन। किस मोशन और रेस्ट की हालत रिलेटिव होती है, ये आपने बताना है। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करती हों, उन दो चीज़ों को हम कहते हैं वो एब्सोल्यूट हैं। अगर दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें तो फिर हम क्या कहते हैं, यानी एक दूसरे के मुताबिक चलें, तो फिर हम उनको कहते हैं कि वो रिलेटिव हैं। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसीलिए हम इनको रिलेटिव कहते हैं। इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, रिलेटिव है इसीलिए। तो इसकी जो एग्जांपल है, इसकी रीज़न है इस स्टेटमेंट की, वो ये लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल
अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ मूविंग ट्रेन इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट बट ही इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द रेलवे स्टेशन। यानी कि अगर आप कोई रेलवे स्टेशन जाएँ जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ पे आप खड़े होकर क्या देखेंगे कि ट्रेन मोशन की हालत में मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर जो सवारियाँ हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो भी सारे ट्रेन के साथ साथ मोशन कर रहे हैं, वो भी ट्रेन के साथ साथ आगे को जा रहे हैं। इसीलिए ट्रेन भी मोशन की हालत में और पैसेंजर भी मोशन की हालत में। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठे होंगे तो फिर आपके लिए माहौल कुछ और होगा। ट्रेन के अंदर जब आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि तमाम मुसाफिर रेस्ट की हालत में अपनी अपनी सीटों के ऊपर इजीली वो बैठे हुए हैं और वो मोशन नहीं कर रहे, यानी बार बार हिल नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो ये वाली जो स्टेट है, इस स्टेट को हम कहते हैं रिलेटिव। तो सो रेस्ट एंड मोशन इज़ रिलेटिव। इन दोनों की जो स्टेट है रेस्ट और मोशन की, वो क्या होती है, वो रिलेटिव होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है ये भी। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं किसी खुली जगह के ऊपर जहाँ से चाँद को देखना आसान होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो चाँद भी हमारे साथ साथ चलता जाता है। तो ये भी बेसिकली ये उसकी वजह भी यही होती है कि रेस्ट और मोशन की जो हालत है वो रिलेटिव है। ठीक है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप लोगों के पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.3 आ जाता है, जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। टॉपिक नंबर भी ये 2.3 है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। और एक्सरसाइज में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप लोग एक्सरसाइज में देख सकते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर आपके पास ये मौजूद है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आल्सो गिव एग्जांपल। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर 33 के ऊपर ये बुक में टॉपिक मौजूद है। इस टॉपिक को जिस तरह ही हमने रीड किया, एग्जांपल्स और डेफिनेशंस को हमने अलग-अलग करके सेपरेटली अटैम्प्ट जैसे करते हैं उस तरह लिखा हुआ है। तो ये नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने मोशन की डेफिनेशन लिखनी होगी, यही वाली सेम यहाँ डेफिनेशन लिख दी। और इसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ एग्जांपल भी लिख सकते हैं ये वाली मोशन की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टाइप्स लिख दी कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की ये 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। पहली होती है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी आपके पास रोटेटरी मोशन और तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन हैज़ फर्दर टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे मज़ीद कुछ टाइप्स होती हैं जिनमें लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन आ जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तमाम को, इन 6 की 6 को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ये क्या होती है, इफ़ द मोशन ऑफ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ इट मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि अगर कोई जिस्म किसी सेम सिमत के अंदर हरकत कर रहा हो, किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर हरकत कर रहा हो, अब वो उसकी मोशन सर्कुलर भी हो सकती है, वो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि बस वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करे। यानी अगर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के अलोंग अगर ये ए ऑब्जेक्ट है, इसने मूव करना है, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और अपनी ये डायरेक्शन को चेंज ना करे, इसी तरह ही चलता जाए, तो ये इसकी मोशन क्या कहलाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। और अगर आपके पास कोई पाथ है, जैसे सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ के अलोंग पे अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, यानी ये कहीं रास्ते के अंदर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स ना कर दे या चेंज ना कर दे। तो अगर ये इसी डायरेक्शन के अंदर चलता जाएगा तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगी, इसकी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी, यानी कि जिसके अंदर हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन और कार ऑन द रोड। के जो ट्रेन होती है वो आपने देखा होगा पटरी के ऊपर सीधा सीधा चलती जाती है, वो कभी भी टर्न नहीं लेती, या तो वो वापस पीछे की तरफ नहीं मुड़ती। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग इसके बाद इसकी अगली देख सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं लीनियर मोशन, रैंडम और इसके बाद सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले लीनियर मोशन, लीनियर लाइन से निकला है। ठीक है, लीनियर का लफ्ज़ लाइन से निकला है, तो इसकी डेफिनेशन में भी यही होगा कि इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। तो अगर कोई जिसम स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत करे तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी स्ट्रेट लाइन वाली। ठीक है,
तो इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म। यानी कि अगर हम किसी हाइट से किसी बॉडी को छोड़ें तो वो ज़मीन के ऊपर आके नीचे गिरेगा। जैसे ये पेन है, इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो नीचे जाके गिरेगा। तो इसकी फ्रीली फॉलिंग जो मोशन है, जो नीचे की तरफ ये गया है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर गया है, तो इसीलिए इसकी मोशन क्या कहलाएगी, ये लीनियर मोशन कहलाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी टाइप, रैंडम मोशन। तो नाम से ही जाहिर है, रैंडम का मतलब बेकायदा होगा, बेतरतीब होगा। तो इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ इट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। तो अगर कोई जिस्म इर्रेगुलर पाथ यानी बेकायदा रास्ते के अंदर की शक्ल में मूव करे तो वो क्या कहलाएगा, उसकी मोशन रैंडम मोशन कहलाएगी। बेकायदा रास्ता या इर्रेगुलर पाथ से मुराद आपके पास कुछ इस तरह का रास्ता है कि ये अगर कोई बॉडी यहाँ से चलनी शुरू करे ए पॉइंट से और फिर यहाँ पर जाए, फिर वापस आए, फिर ऊपर को जाए, यानी तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सके, तो वो आपके पास इर्रेगुलर पाथ होगा। और ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास रैंडम मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बी, एक मक्खी की मोशन। तो आपने देखा होगा जो मक्खियाँ हमारे आसपास उड़ती हैं वो बेकायदा जहाँ मर्ज़ी वो आसानी से उड़ सकती हैं, ठीक है। और हम भी बेसिकली जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ रैंडम मोशंस को आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप है सर्कुलर मोशन। तो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सर्कल होगा। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब कोई जिस्म सर्कल के अलोंग मूव करेगा, ठीक है, सर्कल के अलोंग मूव करेगा तो उसकी मोशन को क्या कहलाएंगे, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं इफ़ अ बॉल tied to one end of a string is whirled it moves along a circle। यानी कि आप लोगों ने एक बॉल को धागे के साथ बांध लेना है या डोरी रस्सी के साथ बांध लेना है, ठीक है, और फिर उस रस्सी को पकड़ के आपने अपने हाथ में घुमाना है। तो आप देखेंगे कि वो बॉल जो है वो एक दायरे के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उस बॉल की मोशन क्या कहलाएगी, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और आप देख भी सकते हैं कि चांद भी ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो चांद की ज़मीन के गिर्द सर्कुलर मोशन होती है। इसके अलावा ज़मीन भी हम जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो ज़मीन की मोशन भी सूरज के गिर्द जो है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ फेरस व्हील। तो ये एक झूला है, ठीक है। तो ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। ये डायग्राम बुक्स के ऊपर भी बनी हुई हैं, आप इनकी डायग्राम्स एग्जांपल्स की वहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास मोशन की दूसरी टाइप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ट्रांसलेटरी मोशन वाला ख़त्म हो चुका। हमने ट्रांसलेटरी मोशन की और उसकी तमाम टाइप्स की डेफिनेशन यहाँ तक लिख ली। अब आगे मोशन की दूसरी टाइप आ जाती है रोटेटरी मोशन। तो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें रोटेशन होगी। तो इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट द मोशन इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो अगर कोई जिस्म अपने किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूमे तो वो जो फिक्स पॉइंट है वो तो कहलाता है उस बॉडी का एक्सिस। तो अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमे तो उसको क्या कहेंगे, रोटेशन कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो रोटेटरी मोशन है। यानी कि अगर ये पेन है तो अगर इस पेन को मैं कुछ ऐसे घुमाना शुरू कर दूं तो ये एक ही पॉइंट के गिर्द घूमेगा जहां से मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई डॉट लगा दूं तो उस डॉट के गिर्द ये घूम ही जा रहा है, तो वो डॉट इसका क्या कहलाएगा, वो इसका एक्सिस कहलाएगा और इसके गिर्द इसकी मोशन रोटेटरी मोशन कहलाएगा। इसके साथ आप लोग इसकी एग्जांपल देख सकते हैं रोटेटरी मोशन की, कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन, ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर और मोशन ऑफ टॉप। मोशन ऑफ टॉप का मतलब है लट्टू, ठीक है। लट्टू भी आपके पास जब घूमता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमता है, अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है। तो ऐसी तमाम मोशंस रोटेटरी मोशंस कहलाती हैं, ठीक है। लास्ट टाइप आपके पास आ जाएगी वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स मोशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो जब कोई जिस्म अपने आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करे, टू एंड फ्रो या बैक एंड फ्रोथ मूव करना शुरू कर दे, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, ठीक है। तो आपने आज तक वाइब्रेशन का मतलब या वाइब्रेटरी का मतलब यही समझा होगा कि कोई जिस्म कांपता है या थरथराता है जब। तो बेसिकली वाइब्रेटरी का मतलब ये होता है या वाइब्रेशन का मतलब फिज़िक्स की लैंग्वेज में ये होता है कि कोई जिस्म आगे पीछे या दाएं बाएं मूव कर सकता हो, ठीक है। वो मोशन कितनी भी हो सकती है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क। तो झूला जो है बच्चों का जो पार्क होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर पींग भी कहते हैं, तो वो भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन को ही परफॉर्म करता है। और ये तमाम एग्जांपल्स आपके पास
बुक के ऊपर बनी भी हुई हैं। आप बुक के ऊपर इनकी एग्जांपल्स को यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, तमाम मोशन की जो टाइप्स हैं उनकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आसान लगा होगा, समझ आया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।